नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सड़क पर नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को ठोक दिया जाएगा। हमारे देश की मीडिया इसको विवादित बयान नहीं लिखती है। हमारे देश में नारायण राणे के दो बेटे हैं, वो पूरे दिन ऊल जलूल बकवास करते हैं, उनको विवादित बयान की कैटेगरी में नहीं लिखा जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कुछ हो जाए तो भाजपाई, अंधभक्त और गोदी ये दो दो फीट ऊपर उछलने लगते हैं। ये बिलबिलाने लगते हैं, रोना धोना मचा देते हैं, तत्काल रोना धोना छाती पीटना शुरू कर देते हैं। अब राहुल गांधी 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। कल थे और आज भी हैं। और आज वीरा पासी की मूर्ति का अनावरण था। एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, बड़ी फैन। और इस देश के महापुरुषों में अग्रणी नाम है, लोग कम जानते हैं लेकिन बड़ा। वीरा पासी की मूर्ति के अनावरण पे राहुल गांधी खुद पहुंचे थे और जन सैलाब था, क्योंकि वीरा पासी की मूर्ति का अनावरण था तो जन सैलाब था। धूप में बिल्कुल 45-46 डिग्री टेम्परेचर में, अभी आप विजुअल में देखेंगे, लोग लाइन से पटे पड़े। और राहुल मंच पर आज थोड़ा मतलब अलग नजर आए। इधर तो काफी दिनों से अलग आ रहे हैं, लेकिन आज का जो भाषण था उसमें आक्रामक था, एग्रेशन एग्रेशन खूब था। और उस भाषण में राहुल ने मंच से ही साहेब की नौटंकी से पर्दा हटा दिया। दरअसल हमारे देश में गजब नौटंकी चल रही है। पूरा पर्दा, वहां से पर्दा हटते नहीं। पहले नौटंकी में पर्दा हटता था तब शुरू होती थी, अब पर्दा लगा करके नौटंकी होती है। उसको हटाने वाला ही कोई नहीं तैयार हो रहा है कि हटा दे। तो राहुल ने नौटंकी से पर्दा हटाया और मंच से ही मोदी और शाह को गद्दार बताया। अब ये सुनते ही कि मोदी और शाह गद्दार, फिर जो मैंने शुरू कहा वही हुआ। उछल कूद, रोना धोना, बिलबिलाना, छाती पीटना शुरू हो गया। पीटने दीजिए, पीटने दीजिए। सच अगर कोई बोल रहा है तो इतना क्यों छनछनाना? आदमी गिनवा रहा है, राहुल गांधी ने गिनती करवाई, क्या कर रहे हैं? अब बताओ, मेलोडी आज सुबह से इस देश में स्पेशल प्रोग्राम्स पता है क्या बन रहे हैं? मेलोडी, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दी है तो उस पे 1980 में मेलोडी आई। मतलब झालमुड़ी खाया था, सब झालमुड़ी खाने लगे। टॉफी, नरेंद्र मोदी ने हुआ 143 करोड़ लोगों जीना दूभर हो गया। टॉफी दे दो मेलोडी की कहानी, अब पूरा दिन मेलोडी। इस देश में खाने की गर्मी में पानी और खाने की दुनिया भारत में कितने जो है लोग मोहताज होंगे। इस गर्मी में कहां कहां पर आश्रय, मतलब वो पानी की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरे की व्यवस्था की गई, कहां पर जो है कहते ना, जैसे पहले बनते थे सराय सराय वगैरह के, लोग कहीं पर बैठ पाए छाए छाव में, इसकी व्यवस्था कहां सरकारों ने की है? ये कोई नहीं। मेलोडी टॉफी खाओ, टॉफी टॉफी खाओ। तो हम टॉफी नहीं खाएंगे, हम आपको कड़वी दवाई खिलाएंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल ने जो जो बोला है सब सुनवाएंगे। भाव बुलाइए, जोड़िए। स्वागत है बाबू, शुरू करिए भैया, सुनवाइए। पहला जिससे दिक्कत हुई है वही सुनवाइए सबसे पहले। खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपने बात सुनी, मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरा पासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। एक अगली क्लिप सुनाइए। ये वाला दोबारा भी सुनाएंगे, चिंता मत करिए, दोबारा भी सुनाएंगे, लेकिन अब अगली सुनाइए। विचारधारा अंबेडकर जी की थी, वीरा पासी जी की थी,
उसकी रक्षा ठीक से नहीं करते। हमारे सामने, आंखों के सामने संविधान पर आक्रमण हो रहा है। संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। कॉपी देना संविधान की है, लाओ। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये मत सोचिए कि ये जो किताब है ये मामूली चीज है। ये मत सोचिए कि ये किताब आजादी के बाद लिखी गई थी। इस किताब में एक विचारधारा है, वो अंबेडकर जी के खून में थी, वीरा पासी जी के खून में थी, महात्मा गांधी जी के खून में थी। और हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस किताब के लिए लड़ा था और मरा था। बिल्कुल, ये इसीलिए हम कहते हैं कि एक सुनाएंगे तब हम चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्लिप्स हैं। ये जो दिखाया उन्होंने ना, जिसको कहते हैं सब लाल किताब दिखा रहे हैं, तो ये लाल रंग जोड़ देते हैं कहां से, कि इस किताब के लिए बहुतों कुर्बानी दी है। वीरा पासी का जब नाम लेते हैं तो वीरा पासी के बारे में देश में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करनी चाहिए। अच्छा हुआ राहुल गांधी ने चर्चा आज की। वीरा पासी, दरअसल उनको वीरा इसलिए कहा गया था उनकी वीरता की वजह से। नाम था उनका शिवदीन पासी। और 1857 के जब का वो हुआ स्वतंत्रता पहला संग्राम, तो रायबरेली में कंडीशन सोचिए घर की कैसी रही होगी। किस कंडीशन में, इनके बहुत गरीब थे, इनके माताजी पिताजी दोनों मर गए, दोनों नहीं रहे। तो ये अपनी बहन के घर में जाकर के, बहन की जो शादी हुई थी यहाँ पर, बहन के पास जाके रहे, जो शिवदीन पासी वीरा पासी थे। फिर जो है, जो राजा थे वहां के, बेनी माधव बख्श सिंह, तो राजा के यहाँ चले गए। अब राजा लोग देखे इनकी थोड़ी वीरता ताकत, तो उनको रख लिए। जब 57 में गदर हुआ, क्रांति हुई, तो राजा को अंग्रेजों ने उठा लिया, जेल में बंद कर दिया। राजा साहब जेल में चले गए। ये जेल में घुस गए और 50 अंग्रेजों को, जो अंग्रेज सैनिक थे, 50 अंग्रेजों को इन्होंने गच्चा दिया। उसमें कुछ मरे उरे, और ये राजा को निकाल लाए वीरा पासी। वही तब इनका नाम पड़ा था वीरा पासी। आप सोचिए भाऊ, 1857 में 50,000 का इनामी, 50,000 रुपए 1857 में अंग्रेजों ने वीरा पासी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। ये अमाउंट सोचिएगा, 50,000। आज की तारीख में तो अडानी हो जाता अगर कोई वीरा पासी गद्दारी करता तो। और 50,000 का इनाम रख करके भी उस वीर को, उस योद्धा को पकड़ नहीं पाए। और फिर लड़ाई हुई, तो फिर जो है राजा जो थे बेनी माधव बख्श सिंह, उनको बचाने के चक्कर में फिर वो इनको अंगरक्षक ही रख लिया कि यही आदमी एक बचा सकता है। तो युद्ध हुआ, तो उसको बेनी माधव बख्श सिंह को बचाते बचाते ये मैदान में ही अपनी जान गंवाए, शहादत हुई। ये शहादत है। अब उस शहादत से जो हासिल हुआ, ये मुल्क की आजादी है अर्जित की हुई, इस अर्जित आजादी पर टॉफी बांटने वाले को अगर कह ही दिया जो है राहुल गांधी ने, तो क्या गलत कह दिया। अब लोग कहेंगे कि देखो ये पत्रकार है, सब ये ऐसे कह रहे, क्या गलत कह दिया। हो सकता है शब्द थोड़े से चुभने वाले हों, लेकिन कर्म तो आपके उसी दिशा में जाते हैं ना भाऊ। एक तो आपने जो ओपनिंग में कहा तो मैं थोड़ा सा हंसा। आपने कहा कि पूरे देश में एक ही खबर चल रही है, मेलोडी। हाँ, तो मुझे वो विज्ञापन याद आया। प्रधानमंत्री मेलोडी ही ले जा सकते हैं, बोल तो सकते नहीं। तो मेलोडी का विज्ञापन क्या था पता है? मेलोडी खाओ सब जान जाओ। हाँ, हाँ।
तो काश ये मेलोडी पत्रकारों को भी दी होती पहले 2 जगह। मेलोडी खाओ सब जान जाओ, मुझे मत पूछो। तो मेलोडी बड़ी घातक ट्रॉफी है, आदमी जान जाता है, सब जान जाता है। तो उसको वजह से मुझे हंसी आई, उसने बोला होगा कि मुझे मत कुछ पूछो, बस मेलोडी खाओ सब जान जाओ और मेरे को बख्शो, इसलिए दी उन्होंने मेलोडी। लेकिन इस बात पे फिर वापस आते हैं जो आपने कही, आज किसी आजादी के स्वतंत्र सेनानी जिसने शहादत दी इस धरती के लिए, वो खबर नहीं बनेगी। आज खबर मेलोडी है, हम्म। क्योंकि सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक मेरा बाप क्या कर रहा है यही देखना है, बाप जी क्या कर रहे हैं। बाप जी ने हाथ हिलाया, ब्रेकिंग न्यूज। बाप जी ने हंस के बात की, मतलब यूरोपियन यूनियन में तहलका, इटली को समझा दिया। जिस इटली को रात 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 दिन गाली देते हैं भारत में सोनिया गांधी के नाम से, उसी इटली को मेलोडी खाओ सब जान जाओ वाली ट्रॉफी देते हैं। हम्म। राहुल गांधी देखिए, संविधान की तो बात करनी होगी, क्योंकि जो खत्म होने जा रहा है वो संविधान है। हम्म। थोड़ा बहुत जो अभी अड़चन है दिल्ली में बैठे राज करने वालों की, वो संविधान ही है। पूर्ण रूप से उसे इससे मुक्त होना है। इसलिए इस संविधान के बारे में लगातार बात करना बहुत जरूरी है। ये संविधान की बात समझ में आ गई थी, इसलिए लोगों ने इनको 180 पे ले आए थे लोकसभा में। 240 है अभी, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट को माने तो वो 60 सीट का लोचा है, जुगाड़ सीट है। तो संविधान यदि बचा रहेगा तो सब बचा रहेगा। और ये जो लगातार चीजें कर रहे हैं, ये शय ने संविधान को नष्ट कर रहे हैं। संविधान के खिलाफ काम करके लोगों को आदत डलवा रहे हैं कि संविधान के बगैर ऐसा होगा भारत, ठोक देंगे रास्ते पे दिखोगे तो, लेकिन मंदिर के लिए सड़क की सड़क स्वाहा होगी। ये क्या है? संविधान की विपरीति है ना। गाय का बर्थ सर्टिफिकेट पूछना संविधान की विपरीति है। एक मुख्यमंत्री का ये कहना कि घर पे भगवे झंडे लगाओ ताकि पता पड़े कि अपने वाले कौन और वो वाले कौन। 2080 की बात करना क्या है? ये उत्तर प्रदेश का ही है। दलितों के उत्पीड़न में लगातार बढ़ोतरी होना, महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ोतरी होना, ये क्या है? ये सबक है महिलाओं को। मनुस्मृति के अनुसार घर में बैठो, बचपन पे बाप पे, जवानी में पति पे, और बुढ़ापे में बेटे पे निर्भर होना होगा। आत्मनिर्भरता की सोचना भी मत। ये आंकड़े बताते हैं कि समाज किधर जा रहा है, और ये आंकड़े बताते हैं कि इतना निरंकुश शासन क्यों है। अंकुश लगा सकती ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये होने देना है, ताकि 2029 में जब 600 700, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद 600 650 सीट्स के साथ जब ये आएंगे, तब एक सिरे से मनुस्मृति से रिप्लेस करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये विचारधारा, संविधान क्या है? संविधान एक विचार को जन्म देता है, और ऐसा प्रोग्रेसिव विचार जो जिस समय लिखा गया था तो अपने समय से भी बहुत आगे था। विश्व के कई प्रगतिशील देशों में भी ये संविधान अजूबे के तरह से देखा जाता था। बाप रे, सो मेनी राइट्स, इतने अधिकार सामान्य इंसान को।
ज्यादा हो एक गए एक थे समानता का सिद्धांत तो गजब का है। ना लिंग भेद, ना जाति भेद, ना धर्म भेद। मनुष्य है, पुरुष है तो पुरुष है, स्त्री है तो स्त्री है, पुरुष स्त्री सब एक है। किसी भी सवर्ण हो, दलित हो, एक है। गरीब हो, श्रीमंत हो, रईस हो, एक है। भेद हटाने अधिकारी को, हो, सत्ता भेद में हो, हटाने सत्ता के बाहर हो, लेकिन संविधान के साथ मात्र एक आप मतदाता हो, इस देश के नागरिक हो। और देश का नागरिक है सबसे बड़ा ओहदा है संविधान में। वही चुभ रहा भाऊ, वो असमानता हटाने की। जरा ट्वीट एक देखिएगा, मैंने कहा ना नौटंकी से पर्दा हटाया है। ये तो अभी था गद्दार वाला, तो इस पे उसके बाद एक ट्वीट भी साथ है साथ ठोक दिया। आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। जिस टॉफी की आप पॉलिटिक बात की वो आ गई यहाँ। इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। यह नेतृत्व तो नहीं, नौटंकी है। ये नौटंकी है, बिल्कुल नौटंकी है। ये कोई नेतृत्व नहीं, नौटंकी ही है। अब बताइए, वहां पर एक साझा ब्लॉग बनाया है। आप कहते हैं इटली का, इटली का एक साझा ब्लॉग, आपने भी इशारा किया था कि इटली बड़ा पसंद आ रहा है इनको। उस साझा ब्लॉग में कहा गया है कि मेड इन इटली हमेशा से पूरी दुनिया में एक्सीलेंस का प्रतीक रहा है। मतलब मेड इन इटली एक्सीलेंस का प्रतीक है। मोदी मेलोनी के साथ ब्लॉग में बता रहे हैं। तो जब मेड इन इटली एक्सीलेंस का प्रतीक है और एक एक उसी इटली की जन्मी हुई बेटी भारत की बहू बन के अपनी जिंदगी गुजार दी, रच बस गई, वहां पर जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा किसको बताते हो भाई? हाँ, ये वो भी तो तो है। एक्सीलेंस ही होगा। इनका दोहरा चरित्र, इनके हर मिनट के जीवन जीने के तरीके में इनका दोहरा चरित्र दिखाई देता है। मैंने वही तो कहा, वह मेलोडी बांट रहे हैं या नफरत बांट रहे हैं। थोड़ी मेलोडी अपने भारत में भी बांटो। रोना धोना जरा सुन लीजिए जरा। एक सिरसा साहब है, मनजिंदर सिंह सिरसा। ये सब वक्त और हालात ने सबको भाजपाई बना दिया, तो सुना दीजिए। तो देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति अपशब्द बोले, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये घटिया मानसिकता, ये उनकी छोटी सोच और उनके परिवार का कैसा पोषण हुआ उनका ये दर्शाता है। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है। परिवार की लेगेसी के कारण, परिवारवाद के कारण एक नौसिखिए को उस कुर्सी पे बिठा दिया गया है। यही कारण है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक वो रहे, वो कांग्रेस को 15-16 स्टेटों में सरकार देके गए थे। लेकिन राहुल गांधी जब से आए, इनकी नाकाबिलियत, इनकी नालायकी और केवल गांधी परिवार का नाम, वो भी जो इन्होंने चुराया है नेहरू परिवार ने, उसके कारण ये देश के ऊपर राज करना चाहते हैं, कुर्सी पे जबरन बैठना चाहते हैं। और जब आप किसी नालायक को बिठाओगे तो उसका यही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये राहुल गांधी का कसूर नहीं है, ये कसूर उस कांग्रेस पार्टी का है जिन्होंने एक नालायक को उस कुर्सी पे बिठा रखा है, एक नाकाबिल को उस कुर्सी पे बिठा रखा है। दूसरी बात, जब देश के प्रधानमंत्री जी की हम बात करते हैं, जब उनको पूरी दुनिया में आज सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान 140 करोड़ लोगों का है, वो सम्मान मोदी जी का अकेले नहीं है। इसलिए जो अपशब्द बोले गए हैं वह भी देश के लोगों के प्रति बोले गए हैं। राहुल गांधी जी को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। एक संवैधानिक तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए संविधान के मुताबिक एक देश का प्रधानमंत्री जो सबसे दुनिया में पॉपुलर प्रधानमंत्री है, उसके प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, ये बताता है कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके मन में कितनी नफरत है और किस तरह से ईर्ष्या भर से मन से भरे हुए उनके ये शब्द हैं। ये स्पष्ट बताते हैं, जिसकी मैं फिर से। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये कि नालायक को कुर्सी पे बिठा दिया। विपक्ष में अगर विपक्ष के नेता के रूप में नालायक को भी कुर्सी पे बिठा दिया जाए तो देश का नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नालायक को बिठा दिया जाए तो देश का नाश हो जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लें कि ये तय करना होगा कि विपक्ष की कुर्सी पर नालायक चलेगा या प्रधानमंत्री कुर्सी पे। दूसरी बात, एक बात चीज और, एक दोनों जोड़ करके है। दूसरी चीज, राहुल के परिवार ने कैसे पाला पोसा वो संस्कार तो हम देख लिए।
लेकिन मुझे एक आदमी और जो मंच से कहता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, जो कहता है हाइब्रिड बछड़ा, ये भाषा इस्तेमाल करने वाले को कैसे पाला पोसा गया होगा, ज्यादा चिंता उस पे है। गद्दार कोई बोल दिया, उसको कैसे पाला गया होगा, उसको बचपन से बताया गया होगा कि इस देश में बहुत गद्दार हुए हैं। 1857 में भी गद्दारी किया था लोगों ने, 1942 में भी गद्दारी किया था, 1925 से गद्दारी का एक बहुत संगठित उसने ढांचा अपने बन गया आंखों था। से देखा ना, उसने अपने आंखों से देखा कि उसकी दादी के अंगरक्षकों ने ही गद्दारी करके उसके दादी को भी गोली चली है। तो राहुल को गद्दारी बताना थोड़ी पड़ा, राहुल ने देखा अपने आंखों के सामने अपने दादी को मरते हुए, और गद्दारों ने गोली चलाई। मैं गद्दार इसलिए कह रहा हूं उनको क्योंकि आप अंगरक्षक थे। हाँ, अंगरक्षक हत्या करना तो गद्दारी तो हुआ। हाँ? गद्दार हो गए आप। यदि अंगरक्षक का इस्तीफा देके गोली चलाते तो फिर मैं कहता कि आप विचार की लड़ाई लड़ रहे थे। अंगरक्षक थे तो गद्दारी हो गई। तो राहुल को गद्दारी थोड़ी सिखानी पड़ी। दूसरी बात इन्होंने कहा, ये मुझे पता नहीं, शायद इनके परिवार में, ये जो कौन बोल रहे थे इनके परिवार में ये होगा। कई बार आदमी अपने परिवार से ही सीखता है। उन्होंने कहा एक गांधी का नाम भी चुराया। इंदिरा जवाहरलाल नेहरू शादी के पहले थी, शादी के बाद वो इंदिरा फिरोज गांधी हो गई। फिरोज गांधी ये पारसी थे, पारसी मुसलमान नहीं होते, ठीक है। तो उसने अपने पति का सरनेम, सनातन धर्म में पति का सरनेम लेते। मेरी मां शादी के पहले चौधरी थी, शादी के बाद वो वानखड़े हो गई। अब मुझे लगता है कि इन जो इतनी बड़ी बात कह रहे थे कि गांधी का सरनेम चुराया, शायद इनके यहां प्रथा उल्टी होगी। इनके यहां इनके पिता का नाम बदलता होगा माता के साथ। माता ब्याह के आती होगी और माता अपना सरनेम लेके आती होगी जो पिता अपनाते होंगे, क्योंकि इन्होंने घर में वही देखा ना, इसलिए उनको लगता होगा कि ये हमारे यहां तो माता का नाम चलता है, और इन्होंने नेहरू की जगह गांधी लगाया, इसका मतलब गांधी नाम चुराया। ये दूसरी बात, वो एलओपी है, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुना हुआ एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। उसे आप नालायक कह सकते हो क्योंकि उसने किसी की नालायकी को नालायकी कहा। क्योंकि आपका लायक नेतृत्व कितना है हमने देखा, अमेरिका के सामने कैसे गिड़गिड़ाते हुए हमने देखा। जब भारत को अमेरिका नर्क का दरवाजा कहता है, तब तो सरदार जी के मुंह से शब्द नहीं निकला भाई। कैसा भारत का प्रेम इनका। जब ट्रंप ये बोलता है कि मैं मुंह खोलूंगा तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा मोदी का, तब तो आपने मोदी को नहीं ललकारा। जब भारतवर्ष को ट्रंप ने कहा कि ये टेररिस्ट नेशन है, टैक्स टेरर, तब तो आपका मुंह नहीं खुला। ट्रंप के सामने मुंह नहीं पहलगाम खुलता। में पाकिस्तानी आतंकी आके लोगों को मार जाते हैं, उस पाकिस्तान को अपना सबसे अच्छा मित्र कहता है ट्रंप, तब तो ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं खुला। कौन लगता है ट्रंप तुम्हारा? हमारा कोई नहीं लगता। हम तो न्यूज चैनल पे ट्रंप को भी खूब ये करते, क्रिटिसाइज करते। ट्रंप तुम्हारा कौन लगता है ये बताओ। क्या लेके रखा है ट्रंप से तुम लोगों ने, ये बताओ। क्योंकि राहुल गांधी ने गद्दार कहने पे तो आप तिलमिला गए, ट्रंप के कुछ कहने पे आपकी जबान क्यों बंद हो जाती है? वहां पे भी रिएक्ट करते तो मुझे अच्छा लगता कि भाई नहीं, सही मायने में ट्रंप ने बोला तो उसको भी ललकारा इन्होंने, अमेरिका ने को बोला तो अमेरिका को भला बुरा कहा। इसी पंजाब और हरियाणा से किसान आए थे, 700 किसान शहीद हुए।
मेरे लिए शहीद हुए क्या, निर्लज्जतापूर्ण ये वक्तव्य देने वाले व्यक्ति को डिफेंड करने के पहले घोषित करो कि मैं इसके बाद भारत का बना हुआ अनाज नहीं खाऊंगा, सिर्फ अमेरिका का गेहूं खाऊंगा, अमेरिका का मक्का खाऊंगा और अमेरिका का ही सोयाबीन तेल खाऊंगा। तब तो सरसों का साग और मक्के की रोटी बड़ी मक्खन के साथ खाई जाती है। और जिन किसानों के यहां से आते हैं वही में मर गए, तब तो मुंह नहीं खुला। ये तो मंजिंदर तब आपका पुरुषार्थ कहा गया था, तब आप पे ये नपुंसकत्व क्यों हावी होता है, सवाल ये है। मैं इसी पे इन्हीं पे, ये तो मनजिंदर सिरसा है, इनकी तो कोई राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है। ठीक है, सत्ता नहीं, ये दौर है क्या जब है, सत्ता का अरे बाबा, सत्ता जब आती है तो ये जितने भी कुकुर मुत्ते जैसे उग जाते हैं प्रवक्ता। रवनीत बिट्टू, मैं बिट्टू की चर्चा कर रहा हूँ, अरे जिसके बिट्टू, बे, भाई बेन बिट्टू को से तो गद्दार इस शब्द से ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए। होने नहीं चाहिए। बिट्टू ने ही राहुल को गद्दार कहना शुरू किया था। और वो बिट्टू मैं इसलिए कर रहा हूं कि सत्ता है, सत्ता के साथ इस देश में ये पहले से ये हैबिट रही है कि जहां पर सत्ता संतुलन, मतलब सत्ता जिधर दिखे पावर सेंटर उधर लुढ़क जाओ, सब दीन धर्म ईमान छोड़ दो। जिसका खानदान, जिसके परिवार में बेन सिंह, सरदार बेन सिंह जैसा व्यक्ति हुआ, जिसे कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, जिसने अपनी जान पंजाब के लिए दे दी, जिसे आतंकियों ने मार दिया, उसका उसका खानदान का बच्चा है वो बिट्टू आकर के जो है, अच्छा जिसको राहुल गांधी जी ने बराबर इज्जत दी, राहुल गांधी ने ओहदा दिया। राहुल पॉलिटिक्स में लेकर के, राहुल ही वो व्यक्ति थे जो पॉलिटिक्स में बिट्टू की एंट्री की, आओ तुम पॉलिटिक्स में, परिवार से तुम आओ, उस परिवार का इतना भाई आपका सरदार बेन सिंह के परिवार से, चलो करो, यूथ हो, सांसद बनाया, सब कुछ दिया। वो तो संस्कार तो यही हम सिर्फ पूछना चाहते हैं, संस्कार किसको क्या मिले हैं, जरा एक बार झांको, एक बाइट और दो सुना दो आप जरा भैया, तो सुना दो दनादन। ताली बजा रहे हो, ताली बजा रहे हो, मगर जब आपके सामने, मुंह के सामने इस संविधान को फाड़कर आरएसएस के लोग फेंकते हैं तो फिर आप चुप हो जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसमें आपकी आवाज है, ये आपका खून है और इसकी रक्षा करना, इसको बचाना आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा, आर्थिक तूफान आ रहा है, आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है, आप लोग चुप रहते हो। चलिए अगला अगला एक और सुनाइए, फिर फाइनल कमेंट लेंगे। चुनाव से पहले कहा कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, और आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान के बाहर भेज रहा है। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदता है और बाहर बेचता है।
और अंबानी नरेंद्र मोदी की फंडिंग उस पेट्रोल के पैसे से करता है। यह सच्चाई है। अब एक और सुना दीजिए, एक और सुनाइए तब, क्योंकि आज एक नई बात आई है कि अब अडानी के साथ अंबानी सीधा, नॉर्मली लोग अंबानी से परहेज करते रहते हैं क्योंकि सबको पैसा पॉलिटिकल भाई चुनाव प्रचार और में लेना होता है ना कॉर्पोरेट से, लेकिन अब अंबानी को भी फायरिंग लाइन में रख दिया है राहुल ने। अगली सुनाइए। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। देखना, 2-3 महीने में आपको पता लग जाएगा कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी में आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी में कहा था मुझे लटका देना फांसी से। नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ। उसके बाद कोविड के समय वही बात की, मजदूरों को मरवा दिया, घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया और अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया। और फिर से करने वाला है। भाऊ 16 से 26 10 साल की डायरी खोल दी कि कैसे जब तबाही आ जाती है तो रोना धोना शुरू हो जाता है। और इस बार भी वही होने वाला है कि रोना धोना शुरू होगा कि मेरी कोई गलती नहीं। मैं राहुल गांधी को भविष्यवेत्ता तो नहीं कहता, लेकिन एक संवेदनशील इंसान जरूर है। मैं, वो कितने बड़े राजनीतिज्ञ है वगैरह इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन एक संवेदनशील इंसान है और पढ़ा लिखा है, पढ़ता है, समझता है। उसी चक्कर में जब से मोदी जी आए तब से राहुल ने कौन से ऐसे इशू नहीं उठाए जो बाद में वो एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेके सामने नहीं आए। जब चीन का मामला आया तब भी उनने उठाया था, जब नोटबंदी का मामला आया तब भी उठाया था, जीएसटी का मामला आया तब भी उठाया था, कोविड का मामला आया तब भी उठाया था, नोटबंदी का मामला आया तब भी उठाया था। तब उसको राहुल गांधी ना समझ है, समझ में नहीं आता, पागल है, पप्पू है, इसको अकल नहीं है, ऐसे कमेंट करने वाले लोग आज उसी सवाल को झेल रहे हैं। नोटबंदी के टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं, ये तो जो नोटबंदी, आज भी सरकार ये बताने को तैयार नहीं इतने सालों बाद कि नोटबंदी का अचीवमेंट क्या रहा। जब कहीं एक आध बार झूठ बोल देते हैं, ऐसा नहीं, बोले कैशलेस इकोनॉमी कर दी, फिर पता पड़ता कि नोटबंदी के पहले जितना कैश था घूम रहा था मार्केट में, उससे ज्यादा कैश अब घूम रहा है। तो कैशलेस कहां से हो गया? नहीं, लेकिन अब वो क्या, वो हो रहा है ना, अभी ठीक हो रहा है बस, क्योंकि आपको नोटबंदी करनी थी, आपने गाजर दिखाया, आपने जीएसटी लागू करना था, आपने गाजर दिखाया, आपने कोविड में किसी से, आपको किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाना था वैक्सीन के नाम पे, अब जो रुपए का फायदा पहुंचाया।
आपने खेल कर दिया। ये सारे खेल होते रहे, सारे खेल होते रहे, और हर खेल का आइडिया राहुल गांधी ने दिया था, हम्म क्योंकि वो पढ़ रहा था, उसको समझ में आ रहा था, वो वर्ल्ड को जानता है। वो किसी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेने से थोड़ी ना एंटायर पॉलिटिकल साइंस समझ में आता है। तो वो बोलता है, वो संविधान खतरे में है बोलता है, लग रहा है संविधान खतरे में है। जब चुनाव आयोग की नियुक्तियां खतरे में आ गई है, चुनाव आयोग ही हाईजैक हो गया है नियुक्ति अपने लोगों को करके, जो राहुल गांधी बोल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मुझे कोई आशा नहीं। चलिए, खैर अब इस पर रोना धोना चालू रहेगा, लेकिन हम जो भी उसके बीच अपडेट होगी या रोना धोने में आंसू ज्यादा बहेंगे तो भी हम लेकर के आएंगे। बहुत सारे कहते हैं ना कि तुम लोग रोते रहो 2029 तक 34 तक, तो हम 29-34 तक छोड़ो, आज जो रो रहे हो वो हम सबको बताएंगे, दिखाएंगे। अभी हमको इजाजत दीजिए, चलते चलते जो है मैं कुछ क्लिप्स और बची हैं, मैं कह रहा हूँ टीम से कि वो भी लास्ट में लगा दें हम लोग को इजाजत देने के बाद। वो जो क्लिप्स हैं बची हुई वो भी लोग सुन लें, वो भी सुनना जरूरी है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आने वाला समय बहुत मुश्किल है। मोदी जी ने क्या किया? हिंदुस्तान का पूरा धन आपके जेब में से, आपके घरों में से निकाल दिया। संविधान आपकी रक्षा करता था, संविधान कहता था कि पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, संविधान कहता था आरक्षण होना चाहिए, संविधान कहता था जुडिशरी में न्याय होना चाहिए। यह सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने खत्म कर दिया। संविधान कहता था कि फ्री एंड फेयर मीडिया होना चाहिए, खत्म कर दिया। आपका पैसा आपके जेब से पूरा का पूरा निकाल दिया, आपकी मेहनत का पैसा। मनरेगा बंद कर दिया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठा दिए, उनको कुछ नहीं मालूम, साइंस नहीं मालूम, हिस्ट्री नहीं मालूम, ज्योग्राफी नहीं मालूम, मगर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरएसएस के हैं। तो संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया है। संविधान कहता है हर व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए। एसआईआर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, बंगाल में करोड़ों लोगों के वोट काट दिए। जो उनके लिए वोट नहीं करते उनके वोट काट दिए। तो 24 घंटा इस पर आक्रमण किया। अब सच्चाई सामने आ रही है और सच्चाई से कोई नहीं छुपेगा। आने वाला समय बहुत मुश्किल है। मोदी जी ने क्या किया? हिंदुस्तान का पूरा धन आपके जेब में से, आपके घरों में से निकाल दिया। संविधान आपकी रक्षा करता था, संविधान कहता था कि पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, संविधान कहता था आरक्षण होना चाहिए, संविधान कहता था जुडिशरी में न्याय होना चाहिए। यह सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने खत्म कर दिया। संविधान कहता था कि फ्री एंड फेयर मीडिया होना चाहिए, खत्म कर दिया। आपका पैसा आपके जेब से पूरा का पूरा निकाल दिया, आपकी मेहनत का पैसा। मनरेगा बंद कर दिया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठा दिए, उनको कुछ नहीं मालूम, साइंस नहीं मालूम, हिस्ट्री नहीं मालूम, ज्योग्राफी नहीं मालूम, मगर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरएसएस के हैं। तो संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया है।
संविधान कहता है हर व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए। SIR महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, बंगाल में करोड़ों लोगों के वोट काट दिए। जो उनके लिए वोट नहीं करते उनके वोट काट दिए। तो 24 घंटा इस पर आक्रमण किया। अब सच्चाई सामने आ रही है और सच्चाई से कोई नहीं छुपेगा। और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है, मनरेगा को खत्म करता है, इस पर आक्रमण करता है, जाति जनगणना नहीं करवाता, इस पर आक्रमण करता है, अंबानी अदानी को पूरा देश बेच देता है, इस पर आक्रमण करता है। तो मेरा कहना है, हम अगर अंबेडकर जी की बात करें, अगर हम वीरा पासी जी की बात करें और उनकी मूर्ति के सामने हम हाथ जोड़ें, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी विचारधारा की हम रक्षा करें। इसके बिना हाथ जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए, अगर अंबेडकर जी यहां बैठे होते और आप उनके सामने हाथ जोड़ते, उनके नारे लगाते और फिर एकदम बाहर जाके अंग्रेजों के साथ मिल जाते, उनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हो जाते या उनकी विचारधारा की रक्षा नहीं करते, तो अंबेडकर जी, वीरा पासी जी क्या कहते? तो जब हम अंबेडकर जी की याद करते हैं, वीरा पासी जी की याद करते हैं, गांधी जी की याद करते हैं, बुद्ध भगवान की याद करते हैं, तो जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी उनकी विचारधारा की रक्षा करने की। और यह मैं चाहता हूं 21वीं सदी के वीरा पासी दिखाई दें। मैं चाहता हूं 21वीं सदी के अंबेडकर दिखाई दें। मैं चाहता हूं 21वीं सदी के गांधी जी दिखाई दें। और वो कहां से आएंगे? आप में से आएंगे, और कहीं से आ ही नहीं सकते। आसमान से तो टपक नहीं सकते, विदेश से तो नहीं आ सकते, आज के युवाओं में से आएंगे। इस किताब में एक विचारधारा है, वो अंबेडकर जी के खून में थी, वीरा पासी जी के खून में थी, महात्मा गांधी जी के खून में थी। और हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस किताब के लिए लड़ा था और मरा था। केरल में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, बुद्ध भगवान, गुरु नानक, कबीर, इन सब की आवाज इस संविधान में है। हम बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, फोटो के सामने हाथ जोड़ देते हैं, मूर्ति के सामने मत्था टेक देते हैं, मगर जब हमारे आंखों के सामने वीरा पासी जी की विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, उसके चित्र उड़ाए जा रहे हैं, तो फिर हम चुप हो जाते हैं। अंबेडकर जी की बात होती है, हाथ जोड़े जाते हैं, मगर जब अंबेडकर जी के संविधान पर आरएसएस खुलकर आक्रमण करता है, फाड़ के फेंक देता है, बिल्कुल वही लोग जो अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जाके मत्था टेकते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा को भूल जाते हैं। वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा की रक्षा नहीं करते। यही कमी है। मूर्ति के सामने हाथ जोड़ो, मत्था टेको, मगर जब विचारधारा पर आक्रमण होता है, जब उनके खून पर आक्रमण होता है, तो फिर उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और यह आक्रमण
सिर्फ संविधान पे नहीं हो रहा है,